हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 13 जो कि है फोटोसिंथेसिस। तो जैसा कि इस चैप्टर के कुछ हिस्से को हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, उसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, और अगर उसको आप लोग देख चुके हैं तो आप लोगों को पता रहेगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली उस टॉपिक के बाद की जो इतनी भी टॉपिक है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग का टॉपिक आज का शुरू होगा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो लेट नहीं करते हुए हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने साथ एक एनसीईआरटी बुक रख लीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लास्ट तक देखिए, ये आप लोग को जब वीडियो का एंड होगा तब ये पता चलेगा। इस वीडियो को देखिए, अगर देखिएगा ना लास्ट तक तो आप लोगों को कहीं भी कोचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं, कहीं कुछ नहीं, फ्री में एजुकेशन मिल रहा है। बस बैठिए घर में, हेडफोन लगाइए कान में और साथ में बुक रखिए और सुनिए एक एक कर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। बेसिकली हम लोग को इसमें ये पढ़ना है, जो फॉस्फोरिलेशन में जो एनर्जी जो बनता है एटीपी और NADPH2, तो वो दो तरह वे से बनता है। ठीक है, एक साइक्लिक वे से बनता है और एक नॉन साइक्लिक वे से बनता है। तो वही हम लोग को इसमें पढ़ना है कि होता क्या है ये। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी from oxidizable substances and store this in the form of bond energy. Special substances like ATP can carry this energy in their chemical bond. इसमें यह कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उनके पास कैपेबिलिटी होता है कि वो ऑक्साइडाइजेबल सब्सटेंस जो होते हैं उसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके एक बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करें। ठीक है, तो वो जो स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं वो ATP होता है और वही अपने केमिकल बॉन्ड्स में वो उस एनर्जी को कैरी करके चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच ATP इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन क्लोरोप्लास्ट इज नेम्ड फॉस्फोरिलेशन. Photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of light. देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए जो प्रोसेस होता है ATP बनाने का, जो एनर्जी मॉलिक्यूल बनाने का जो प्रोसेस है, बेसिकली उसको फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में जो ATP बनता है वो कैसे बनेगा, तो वो आपका लाइट में बनेगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में लाइट यूज़ हो रहा है, तो लाइट के थ्रू जो फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, जो एनर्जी बन रहा है, उसको कहते हैं हम लोग फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटो मीन्स लाइट और फॉस्फोरिलेशन मीन्स ATP मॉलिक्यूल का बनना। और ATP किससे बनेगा, ADP से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। देखिए ये रहेगा ADP प्लस I छोटा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When the two photosystem works in a series, the first photosystem 2 and then the photosystem 1, a process called non-cyclic photophosphorylation occurs. The two photosystems are connected through an electron transport chain as seen earlier in the Z scheme. Both ATP and NADPH plus H are synthesized by this kind of electron flow. तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लाइट रिएक्शन में जेड स्कीम के बारे में। ठीक है, जेड स्कीम में था कि जैसे लाइट आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो ये जेड शेप बन गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। इसी को जेड स्कीम बोलते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसकी वीडियो आप लोगों को मेरे वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। मैंने एक एक लाइन अच्छे से समझाया, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यह कह रहा है कि जब दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है ना एनर्जी बनाने में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। जबकि इसमें क्या क्यों बोल रहे हैं नॉन साइक्लिक, क्योंकि इसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हैं। और जब एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो भी सिर्फ होता है फोटो सिस्टम 1। तो जब फोटो सिस्टम 1 सिर्फ इन्वॉल्व होगा एनर्जी बनाने में, उसको कहेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 क्या है,
ये आप लोग जाके मेरे वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When only photosystem 1 is functional, the electron is circulated within the photosystem and the phosphorylation occurs due to cyclic flow of electrons. देखिए अभी मैंने कहा था कि जब फोटोसिस्टम 1 होगा तो उस समय साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। A possible location where this could be happening is in the stroma lamellae. While the membrane or lamellae of the grana have both PS1 and PS2, the stroma lamellae membranes lacks PS2 as well as NADP reducted enzyme. सॉरी। तो देखिए ये तो हम लोग समझे कि नॉन साइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हुआ जिसमें कि फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वो जिसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये दोनों क्लोरोप्लास्ट में होता कहाँ है, किस पोर्शन में होता है। तो स्ट्रोमा लैमेली जो होता है, जो दो ग्रेना को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो स्ट्रोमा लैमेली में आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा, वहाँ पे सिर्फ फोटो सिस्टम 1 मिलता है। स्ट्रोमा लैमेली में फोटो सिस्टम 2 नहीं मिलेगा, ना ही NADP रिडक्टेज मिलेगा, वहाँ सिर्फ फोटो सिस्टम 1 मिलेगा, इसलिए वहाँ पे होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब फिर जो आपका ग्रेना का जो मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन पे फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों मिलते हैं। इसी वजह से क्या है कि ग्रेना के मेम्ब्रेन पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The excited electron does not pass on to NADP plus, but it is cycled back to PS1 complex through the electron transport chain. The cyclic flow hence result only in the synthesis of ATP but not of NADPH. Cyclic photophosphorylation also occurs when only light of wavelength beyond 680 nanometer are available for excitation. इसमें क्या कहना चाह रहा है ये बता देते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि PS1 जो फोटो सिस्टम 1 होता है उसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, उसमें NADP सब नहीं बनता क्योंकि उसमें NADP रिडक्टेज नहीं होता। तो उसमें लाइट पड़ा फोटो सिस्टम 1 में, आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, वो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर, तो वहाँ पे NADP रिडक्टेज नहीं होता है, ठीक है। तो नहीं सॉरी मैंने गलत बता दिया था, ये जेड स्कीम के बारे में मैंने बता रहा, सॉरी। हाँ, तो इसमें यह कह रहा है कि जब लाइट पड़ा, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, वो NADP के पास सीधा नहीं जाता है, वो क्या करेगा, वो साइकिल बैक हो जाएगा फोटो सिस्टम 1 के पास, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। क्योंकि जब लाइट पड़ता है ना, इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होकर जब वो जंप करेगा ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाता है। तो वो NADP के पास नहीं जाके वापस PS सिस्टम 1 में आ जाता है। तो साइक्लिक फ्लो हो गया कि PS1 से ऊपर गया, फिर वापस PS1 में आ गया। तो ये जो साइक्लिक फ्लो होता है ना, इसमें सिर्फ ATP बनता है, NADPH नहीं। और जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है उसमें 680 नैनोमीटर से ज़्यादा का जब लाइट पड़ेगा, 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ जब पड़ेगा रेड लाइट, तभी जाके उसमें ये रिएक्शन चलेगा, ठीक है। और जब 680 नैनोमीटर पड़ेगा, वो किस में पड़ेगा, जाहिर सी बात है, जब फोटो सिस्टम 1 में 700 पड़ रहा है 680 से ऊपर, तो 680 किस में पड़ेगा, फोटो सिस्टम 2 में, और इसमें NADPH2 बनेगा, ठीक है। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का, ये लाइट आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास ऊपर गया, अब फिर से वापस ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हुए क्लोरोफिल में आ गया, तो ये बन गया साइक्लिक, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये साइक्लिक बन गया। नॉन साइक्लिक का डायग्राम कहाँ दिया हो देख लेते हैं, नीचे दिया होगा शायद। नॉन साइक्लिक में क्या है कि वो वापस नहीं आता, उसमें दोनों फोटो सिस्टम होते हैं। बेसिकली क्या है, जो जेड स्कीम का डायग्राम होता है ना, वही होता है नॉन साइक्लिक। अब है कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब ये कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है ये देखते हैं। लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली ATP इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट।
अब इसमें कह रहा है कि अब रियल में हम लोग समझते हैं कि एटीपी सिंथेसाइज कैसे होता है क्लोरोप्लास्ट में। एक तो देख लिया हम लोग कि फोटो सिस्टम 1 में होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक में एटीपी नहीं बनता है। तब वो कैसे होगा वो देखते हैं। द कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। तो इसीलिए कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दिया गया था ताकि एटीपी कैसे बनता है उसके मैकेनिज्म को समझा जा सके। Like in respiration, in photosynthesis too, ATP synthesis is linked to development of a proton gradient across the membrane. This time these are the membrane of thylakoid. तो क्या है कि जब रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे प्रोटोन ग्रेडियंट बनता है, उससे एटीपी बनता है। तो इसमें क्या है कि थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन में भी जब लाइट पड़ता है, जो एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन में, उसमें एक प्रोटोन ग्रेडियंट उस जगह बनता है और उसी से क्या होगा, उसी से एटीपी सिंथेसिस होगा। ठीक है, आज कहाँ होगा, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। There is one difference though. Here the proton accumulation is towards the inside of the membrane, that is in the lumen. In respiration, protons accumulate in the intermembrane space of the mitochondria when electrons move through electron transport system. तो इसमें यह कहना चाह रहा है कि एक डिफरेंस है दोनों के, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में और फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट में, तो दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस यही है कि जब वहाँ पे एक्साइटेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स में तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बनेगा ना वो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में बनेगा। ठीक है, जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा, दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन का जो स्पेस होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। अब क्लोरोप्लास्ट में कहाँ बनेगा, तो जो थैलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो ल्यूमेन है, ठीक है, उसका जो लिक्विड है ल्यूमेन, वहाँ पे बनेगा। तो क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ बन रहा है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ल्यूमेन में। ये याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। और रेस्पिरेशन में कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है जिसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, वहाँ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Let us understand what causes the proton gradient across the membrane. We need to consider again the process that take place during the activation of electrons and their transport to determine the steps that cause a proton gradient to develop. अब मैं कह रहा है कि हम लोग प्रोसेस को एक बार फिर से देखते हैं और समझेंगे कि आखिर क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है जिससे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ल्यूमेन में क्यों बन रहा है। तो पहला क्या हुआ, since splitting of the water molecule takes place on the inner side of the membrane, the protons or hydrogen ions that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of the thylakoid. तो पहला हम लोगों ने क्या देखा कि वाटर का स्प्लिटिंग हुआ था। सबसे पहले वाटर का स्प्लिटिंग हुआ तभी ना जाके हाइड्रोजन अलग हुआ और ऑक्सीजन उसमें से निकल के आया, जो प्लांट ऑक्सीजन निकालता है। ठीक है, तो वाटर से आता है। तो वहाँ वाटर का स्प्लिटिंग हुआ तो उससे हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन आयन जो थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन में है अंदर साइड में जमा हो गया। ठीक है, इनर साइड में ल्यूमन में, तो वहाँ प्रोटॉन आ गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। देखिए ये जो डायग्राम है ना, ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डायग्राम। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले ये स्टेप पढ़ लेते हैं क्या करके। As electrons move through the photosystem, the protons are transported across the membrane. This happens because the primary acceptor of electron, which is located towards outer side of the membrane, transfer its electron not to an electron carrier but to an H carrier. Hence, this molecule removes a proton from the stroma while transporting an electron. When this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side or the lumen side of the membrane. तो पहला तो हम लोग देखा कि स्प्लिटिंग जो हुआ वाटर का, उससे प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन ये सब जमा हो गया अंदर साइड में। अब क्या होता है, जैसे ही लाइट पड़ा और इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटो सिस्टम की तरफ जाने लगा, फोटो सिस्टम 2 से 1 की ओर। ठीक है, तो उसमें जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाने लगा। ठीक है, तो लाइट पड़ा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटो सिस्टम 2 से 1 में जाने लगा। तो जो वहाँ प्रोटॉन जो अंदर बना था वो मेम्ब्रेन के बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा। ठीक है, क्यों जा रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा, इसीलिए क्योंकि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का, जो पहला एक्सेप्ट करेगा, प्राइमरी एक्सेप्टर जो है इलेक्ट्रॉन का,
वो मेम्ब्रेन के बाहर में है। तो मेम्ब्रेन के बाहर में है, तो इस वजह से क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर में नहीं हो रहा बल्कि हाइड्रोजन कैरियर हो रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम है इलेक्ट्रॉन कैरी करना, जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पहुँचाना, लेकिन नहीं, यहाँ क्या हो रहा है, जब देखा कि प्राइमरी एक्सेप्टर जो है इलेक्ट्रॉन का वो मेम्ब्रेन के बाहर में है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर में नहीं बल्कि हाइड्रोजन कैरियर के पास गया। ठीक है, और हाइड्रोजन कैरियर के पास क्या था, वहाँ प्रोटॉन था पहले से, तो वो हाइड्रोजन कैरियर इलेक्ट्रॉन को लेते गया और अपने से जो प्रोटॉन था उसको अपने से हटाते गया। ठीक है, तो जितना भी स्ट्रोमा में प्रोटॉन था सबको हटा हटा के वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया। और फिर प्रोटॉन कहाँ गया, तो प्रोटॉन जो है वो जो मेम्ब्रेन का इनर साइड में था वापस वहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एच कैरियर क्या किया, वो प्रोटॉन को थोड़ा हटाते गया, इलेक्ट्रॉन को रहते गया, और फिर ऐसे ऐसे करके स्ट्रोमा में जितने भी प्रोटॉन थे सबको रिमूव कर दिया इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, हाइड्रोजन कैरियर। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कैरियर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो पहले हाइड्रोजन कैरियर लिया, फिर उसके बाद उसको जब ट्रांसफ़र कर दिया, प्रोटॉन सब हट गया, तो फिर उसको इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास डाल दिया वापस कि भाई अब तुम्हारा काम है, तुम यहाँ से आगे ले जाओ। और कहाँ दिया था इलेक्ट्रॉन कैरियर को, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के इनर साइड में। और फिर वहाँ से जो प्रोटॉन है वो रिलीज होता है इनर साइड और ल्यूमेन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। सी, द NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane along with electrons that come from the acceptor of the electrons of photosystem 1. Protons are necessary for the reduction of NADP to NADPH2. These protons are also removed from the stroma. अब उसके बाद क्या है कि NADP से NADPH बनेगा, तो NADP रिडक्टेज इंजाइम का ज़रूरत होगा जो NADP को NADPH2 बनाएगा। तो NADP रिडक्टेज इंजाइम कहाँ होगा, तो जो मेम्ब्रेन से जो स्टोमा साइड जो होगा ना वहाँ होगा, जो मेम्ब्रेन का स्टोमा साइड पड़ेगा जो बाहर की ओर, वहाँ पे होगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन के साथ जो एक्सेप्टर जो जा रहा है, ठीक है, तो फोटो सिस्टम 1 में लाइट पड़ा, इलेक्ट्रॉन उछला, फिर उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट किया फोटो सिस्टम 1 का। तो जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके साथ, तो वहाँ प्रोटॉन का भी ज़रूरत पड़ता है NADP को रिडक्शन करने के लिए। तो वहाँ क्या किया, जब गया तो वहाँ से जो बाहर में जो स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन था वो ले लिया अपने साथ। ठीक है, कैरी करने वक्त प्रोटॉन अपने साथ ले लिया और अपने साथ लेके प्रोटॉन को NADP तक पहुँचा दिया। और NADP में NADP रिडक्टेज इंजाइम प्लस प्रोटॉन NADP को मैंने रिड्यूस कर दिया NADPH2 में। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो प्रोटॉन का वहाँ इस्तेमाल हो गया वो स्टोमा से रिमूव हो गए। ठीक है, चलिए अब एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये जो प्रोसेस पढ़ा ये थोड़ा हौच पौच हो गया होगा, अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। मैं थोड़े स्क्रीन में छोटा कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से समझ में। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, ये केमियो ऑस्मोसिस का डायग्राम है जिसमें ATP बन रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से लाइट आ रहा है फोटो सिस्टम 2 में जो कि 680 का, 700 कौन होगा, फोटो सिस्टम 1। यहाँ से लाइट आया, वाटर का स्प्लिटिंग हो गया, नीचे देखिए यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, H2 आ रहा है, O2 और हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ से आगे भी रिएक्शन, यहाँ से भी डायरेक्ट देखिए हाइड्रोजन आ रहा है और यहाँ से भी आगे प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ प्लास्टोक्यूनोन आता है। प्लास्टोक्यूनोन कौन है, तो वो हाइड्रोजन का एक्सेप्टर है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर। ठीक है, ये हाइड्रोजन कैरियर बोलिए जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो प्लास्टोक्यूनोन क्या करेगा, वो अपने में से हाइड्रोजन आयन को नीचे भेजेगा, यहाँ से भी आया और यहाँ से भी आ रहा, और बाकी जो आगे इलेक्ट्रॉन है उसको आगे की ओर भेज देगा, जो साइटोक्रोम B6। इस साइटोक्रोम क्या है, तो साइटोक्रोम B6 है आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, प्लास्टोक्यूनोन हो गया हाइड्रोजन कैरियर, फिर साइटोक्रोम में भेज दिया इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से हाइड्रोजन भेज के फिर आगे, फिर ये यहाँ से भेज दिया प्लास्टोसाइनिन में। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर ही है। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर लेके चला गया फोटो सिस्टम 1 में, और यहाँ भी देखिए लाइट पड़ रहा है, यहाँ भी एक्साइटेशन हो रहा है।
तो यहाँ पे होके जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, और यहाँ से प्रोटॉन जाएगा इसके अंदर। बेसिकली ये जो काला वाला है ना, ये प्रोटॉन ही है। तो प्रोटॉन गया और यहाँ पे देखिए NADP के पास आ गया, NADPH2 बना दिया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि पहले यहाँ पे ये वाटर स्प्लिटिंग हुआ, नहीं पहले लाइट को करते हैं 1 नंबर में, ये फिर वाटर स्प्लिटिंग हुआ नंबर 2 में, फिर हाइड्रोजन आयन इधर से आ गया नंबर 3 में। ठीक है, इसमें 3 लिखने में भी दिक्कत हो रहा है, छोड़। तो ये हाइड्रोजन आयन आ गया, फिर यहाँ से प्रोटॉन आगे की ओर ट्रांसफर हुआ प्लास्टोक्यूनोन के थ्रू, जो हाइड्रोजन कैरियर भी था। ये देखिए आप लोग कैसे वो हाइड्रोजन बाहर की ओर निकालना। फिर यहाँ से ये हाइड्रोजन आयन को अंदर दे दिया प्लास्टोक्यूनोन। फिर जो आगे जो प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन कैरियर को प्रोटॉन दे दिया अपना, ये जो काला जैसा दिख रहा है ये प्रोटॉन जा रहा है। फिर ये प्लास्टोसाइनिन के पास आ गया, अब प्लास्टोसाइनिन के थ्रू PS1 में गया, फिर NADP के पास गया और NADPH2 बना दिया। ठीक है, और जो ये इधर साइड है ये ल्यूमेन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे साइक्लिक वाला चल रहा है, जहाँ पे ADP से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बन रहा है। ठीक है, यहाँ कौन एंजाइम है, ATP सिंथेटेज। NADP को NADPH2 कौन बनाएगा, NADP रिडक्टेज। और ATP में कौन होगा, ATP सिंथेटेज। एंजाइम का नाम याद रखिएगा। ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, ये बाहर स्टोमा है, ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, और अंदर का पार्ट ल्यूमेन है। ठीक है, और यहाँ हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन आइटम बन जा रहा है। ठीक, चलिए अब मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, इतने छोटे में समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ATP कैसे बना। NADP का रिडक्टेज हुआ, फिर वहाँ से जो प्रोटॉन बना वो वापस इधर आ गया। देखिए यहाँ पे NADP रिडक्टेज हो गया, NADPH2 बना, और ये अपना हाइड्रोजन छोड़ा, ये अपना हाइड्रोजन छोड़ा, सब हाइड्रोजन आके ATP सिंथेसिस के पास आ गया। यहाँ भी ये क्या है, हाइड्रोजन कैरियर है CF2, तो यहाँ आ गया, और यहाँ पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस ATP सिंथेसिस एंजाइम और हाइड्रोजन आके ATP बना दिया। ठीक है, तो ATP बनने में हाइड्रोजन का इस्तेमाल है, और NADP से NADPH2 बनने में प्रोटॉन का इस्तेमाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Hence within the chloroplast, protons in the stroma decrease in number, while in the lumen there is a accumulation of proton। इसमें यह कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन स्टोमा में जो बाहर जो स्टोमा में जो प्रोटॉन मिल रहा था उसको तो इस्तेमाल कर ले रहा था, अंदर की ओर अंदर ले रहा था थैलाकोइड में, तभी जाके वहाँ पे NADP से NADPH2 बना, वो अंदर आ जा रहा है। तो स्टोमा में क्या हुआ, प्रोटॉन धीरे धीरे घटते गया, और जो ल्यूमेन है जो थैलाकोइड का मेम्ब्रेन का अंदर साइड है, वहाँ प्रोटॉन धीरे धीरे करके जमा होते गया। ठीक है, और जो जमा हुआ इसी से प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया थैलाकोइड मेम्ब्रेन में, और जो pH है ल्यूमेन का वो भी घट गया। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बना ये हम लोग देख लिए, बाहर से अंदर क्यों ला के कैसे लाया, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी और हाइड्रोजन कैरियर का दोनों का रोल देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ ATP। अब ये कह रहा है कि ये ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेडियंट जब टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन जो है वो जाके ADP से जो एंडोसाइन डाइफॉस्फेट है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके ATP बनाएगा। ठीक है, चलिए तो ग्रेडियंट का टूटना जरूरी है ATP सिंथेसिस के लिए। द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्टोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ द CFO। तो ग्रेडियंट क्यों टूट रहा है, क्योंकि प्रोटॉन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है CF0 से, देखिए डायग्राम देखते हैं, ये देखिए यहाँ CF0 दिख रहा है। ठीक है, तो CF0 से जो प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है स्ट्रोमा में, तो यहाँ से क्या हो रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट टूट रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट टूट रहा तो ATP बन रहा है। ठीक है, द ATP synthesis enzyme consists of two parts, one called CF0, one called CF1। तो ATP सिंथेज जो कि ATP को बनाने में मदद कर रहा है उसके दो पार्ट है, CF0 और CF1। क्या होता है देखते हैं।
CF naught is embedded in the thylakoid membrane and forms a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of proton across the membrane. The other portion is called CF1 and protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane on the side that faces stoma. The breakdown of the gradient provides enough energy to cause a conformational change in the CF1 particle of the ATP synthase, which makes the enzyme synthesis several molecules of energy packed ATP. तो इसमें क्या रहा है कि सी एफ नॉट जो है ना वो मेम्ब्रेन में वो एक चैनल प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि प्रोटॉन बाहर जाता है, और सी एफ वन जो है वो मेम्ब्रेन के बाहर साइड में अटैच रहेगा जो कि स्टोमा को फेस करेगा। ठीक है, तो जैसे प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है स्टोमा की ओर तो प्रोटॉन ग्रेडियंट टूट जाता है। सी एफ नॉट से होते हुए ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट टूट रहा है, तो उससे बहुत हाई लेवल का एनर्जी बनता है। उस हाई लेवल का एनर्जी में जो सी एफ वन है जो मेम्ब्रेन के बाहर है उसमें चेंजेस आते हैं, और उसमें जो चेंजेस आ रहा है उसके थ्रू क्या है कि ढेर सारा एटीपी मॉलिक्यूल बन रहा है। ये भी लाइन बाय लाइन समझ गए कि एटीपी क्यों बन रहा, प्रोटॉन ग्रेडियंट ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, लेकिन उसका प्रोटॉन जो ट्रांसफ़र हो रहा है उससे वो ब्रेक डाउन हो रहा है, और उसमें एनर्जी जो बन रहा है उससे एटीपी बन रहा है। ठीक है, एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे ताकि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है ना वो आप लोग से नहीं छूटेगा। Chemiosmosis require a membrane, proton pump, a proton gradient and ATP synthase। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में हम लोग ने देखा कि एटीपी एनएडीपी सब कैसे बना। ठीक है, तो केमियोस्मोसिस में क्या क्या ज़रूरत है, एक मेम्ब्रेन का ज़रूरत है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप का ज़रूरत है जो प्रोटॉन को बाहर की ओर ढकेले, प्रोटॉन ग्रेडियंट का ज़रूरत है जो अंदर से बाहर से अंदर से प्रोटॉन आ जाएगा तो ग्रेडियंट बनेगा, और एटीपी सिंथेस। ठीक है, energy is used to pump protons across a membrane to create a gradient or a high concentration of protons within the thylakoid lumen. ATP synthase has a channel that allows diffusion of proton back across the membrane. This releases enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyzes the formation of ATP। इसमें यह कह रहा है कि जब एनर्जी बन रहा है बाहर में, स्टोमा में एनर्जी बना लाइट पड़ने पे, तो वो क्या किया, वो बाहर से अंदर की ओर प्रोटॉन भेज दिया, उससे प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट जब टूटा तो उससे भी हाई लेवल का एनर्जी बना, हाई लेवल का एनर्जी बना, एटीपी सिंथेज एक्टिव हो गया, और वो क्या किया फिर जाके बाहर पे माने कि अंदर से बाहर गया प्रोटॉन और एटीपी सिंथेज से एटीपी बना दिया। Along with the NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma, responsible for CO2 and synthesis of sugar। तो अब क्या है कि जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में तो एनर्जी मॉलिक्यूल बनेगा और ऑक्सीजन, डार्क रिएक्शन में क्या कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे NADPH2 बना गया, ATP भी बन गया। अब ये क्या है कि बाहर की ओर बन रहा है, मेम्ब्रेन के बाहर बन रहा है। अब और हम लोग जानते हैं डार्क रिएक्शन जो है स्ट्रोमा में होता है जहाँ कार्बोहाइड्रेट सब बनता है, तो अब इस सब का ज़रूरत पड़ेगा, ATP का और NADPH का कार्बोहाइड्रेट बनाने में ज़रूरत पड़ेगा। तो अब ये लोग क्या हो गए, जिस पोर्शन में स्टोमा के जहाँ पे डार्क रिएक्शन चला वहाँ पे ही इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, और वहाँ तुरंत यूज हो जाएगा। तो अब अगला टॉपिक है वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड। अब ATP और NADPH कहाँ यूज होता है, तो हम लोग जानते हैं जो डार्क फेज होता है जिसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। बायोसिंथेटिक क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो ग्लूकोज बनता है ना वो डार्क फेज में होता है। और डार्क क्यों कहते हैं ये मैंने अच्छे से अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। यहाँ मैं बस इतने सॉफ्टवेयर कह दे रहा हूँ कि देखिए डार्क का मतलब ये नहीं कि रात में होगा, डार्क फेज इसलिए क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में नहीं होता है। ठीक है, इसमें लाइट का ज़रूरत नहीं है डार्क रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में लाइट का ज़रूरत है लेकिन डार्क रिएक्शन में लाइट का ज़रूरत नहीं है। ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के थ्रू बनता है, इसलिए प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, लाइट पे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। We learned that the products of light reaction are ATP, NADPH and oxygen. Of these, oxygen diffuses out of the chloroplast while ATP and NADPH are used to derive the process leading to the synthesis of food, more accurately sugars. This is the biosynthetic phase of photosynthesis. This process does not directly dependent on the presence of light but is dependent on the products of light reaction is that is ATP and NADP beside CO2 and H2। देखिए जो मैंने कहा था वही चीज़ लिखा हुआ,
कि लाइट रिएक्शन में एटीपी एनएडीपी ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन बाहर निकल गया। एटीपी NADPH2 जो आया वो बायोसिंथेटिक फेज में चला गया स्ट्रोमा में। क्यों? क्योंकि उसको आप वहाँ ग्लूकोज बनाने में हेल्प करना है, क्योंकि एनर्जी देगा तभी ना रिएक्शन चलेगा। और एंजाइम भी आएंगे कुछ। और डार्क रिएक्शन क्यों है? क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट नहीं, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड H2 आ रहा है, अब प्लस उसके प्रोडक्ट्स के साथ भी मिलके ग्लूकोज बनाता है। ठीक है। You may wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after light becomes unavailable, the biosynthetic process continue for some time and then stop. If then light is made available, the synthesis starts again. इसमें ये कह रहा है कि जैसे ही लाइट रिएक्शन में लाइट बंद होता है ना, तो लाइट रिएक्शन बंद होता है तो उसके कुछ ही समय में डार्क रिएक्शन भी बंद हो जाता है। ठीक है, कुछ समय तक इसीलिए चलता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल बना था लाइट एनर्जी का, वो उसमें एनर्जी यूज़ होते रहता है। जब एनर्जी यूज़ हो गया, ख़त्म हो गया, तो डार्क रिएक्शन भी बंद हो गया। तो डार्क का ये मतलब नहीं कि रात के अंधेरे में चल रहा है, बल्कि ये क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ सी हाउ द ATP and NADPH are used in biosynthetic phase. We saw earlier that carbon dioxide is combined with H2O to produce CH2ON or sugars. It was of interest to scientists find out how this reaction proceeded, or rather what was the first product formed when CO2 is taken into a reaction or fixed. इसमें यह कह रहा है कि ATP और NADPH बायोसिंथेटिक फेज में यूज़ कैसे होता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि CO2 तो H2O से मिल के ग्लूकोज बना देता है। तो इसमें देखना है कि आखिर जो बायोसिंथेटिक फेज जो चल रहा है उसमें जो रिएक्शन चल रहा है CO2 का H2O का और लाइट का क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है वहाँ, तो वहाँ पहला प्रोडक्ट क्या बनता है ये देखना था। ठीक है। तो जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार टू अमंग द सेवरल एफर्ट टू पुट रेडियो आइसोटोप्स टू बेनिफिशियल यूज द वर्क ऑफ मेल्विन कैल्विन इज एग्जाम्पली। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं, वर्ल्ड वार टू जब हुआ था ना, तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर बम यूज हुआ, तो उससे रेडियो आइसोटोप निकला जो कि ह्यूमन बींग के लिए भी दिक्कत था, लेकिन प्लांट के लिए कहीं कहीं वो बेनिफिशियल हो गया। ठीक है। तो उसमें एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेल्विन कैल्विन। तो इन्होंने देखा कि जब रेडियो आइसोटोप कार्बन 14 का यूज़ किया गया प्लांट के साथ और उसका वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, ATP NADPH भी वहाँ पे आया, तो उन्होंने देखा कि भाई फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट देखा कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना वो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड था। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। तो उन्होंने देखा कि जहाँ रेडियो आइसोटोप कार्बन 14 का यूज़ हुआ तो वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन चला, वाटर ये सब आया, ATP NADPH2 सब आया। तो वहाँ जो पहला प्रोडक्ट बना था कार्बन फिक्सेशन का, जो पहला प्रोडक्ट बना था वो था 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। इसीलिए क्या कि ये जो रिएक्शन था ना जो कैल्विन ने दिया था, इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं और क्या कहते हैं C3 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, और शॉर्ट में कहेंगे PGA साइकिल। तो PGA साइकिल मीन्स फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, तो PGA साइकिल भी बोलेंगे, कैल्विन साइकिल भी बोलेंगे, और C3 क्यों? क्योंकि 3 कार्बन का कंपाउंड बना था। कार्बन कंपाउंड जो बना था, कितना कार्बन था उसमें? 3। क्या नाम था? फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राई टू know whether all plants have a PGA as the first product of CO2 fixation or whether any other product was formed in other plants. Experiment conducted over a wide range of plants led to the discovery of another group of plants where the first stable product of carbon fixation was again on an organic acid, but one which had 4 carbon atoms in it. This acid was identified to be oxaloacetic or OA. Since then, carbon assimilation during photosynthesis was said to be of 2 main types. Those plants in which the first product of CO2 fixation is C3 acid, C3 pathway, or those in which the first product was a C4 acid, that is the C4 pathway. These 2 groups of plants showed other associated characteristics that we will discuss later. फिर क्या है ना, जब C3 पाथवे पता चल गया मेल्विन कैल्विन के द्वारा, कैल्विन साइकिल, तो सब साइंटिस्टों में होड़ लगा भाई हम भी कुछ डिस्कवरी देते हैं वर्ल्ड को। तो सब ने डिस्कवरी शुरू कर दिया कि क्या सारे के सारे प्लांट जो दुनिया में जितने प्लांट हैं सब में C3 ही होता है या और भी कोई कंपाउंड पहला वाला बनता है। तो ढेर सारा जब डिस्कवरी हुआ ना, तो उसमें ये देखा गया कि कुछ प्लांट्स के ग्रुप थे
जिनमें कि फोटोसिंथेसिस का पहला प्रोडक्ट ये क्या बोलते हैं, ये 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड नहीं बना, बल्कि ये क्या है, उसमें 4 कार्बन का कंपाउंड बना जिसको ऑक्सालो एसेटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से डिस्कवरी हुआ कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो बेसिकली 2 तरह का होता है। एक होता है C3 जिसमें 3 कार्बन कंपाउंड बनते हैं जो होता है फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। एक होता है C4 प्लांट्स जिसमें 4 कार्बन के कंपाउंड बनते हैं जो जिसको कहते हैं ऑक्सालो एसेटिक एसिड। और ऐसे C3 सारे के सारे प्लांट में होगा, दुनिया में जितने प्लांट है सब में C3 होगा, लेकिन C4 प्लांट सिर्फ कुछ ही ग्रुप्स के प्लांट में होगा, सब में नहीं होता। और जिसमें C4 होगा उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा। और प्रोडक्टिविटी क्यों ज़्यादा होगा ये हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो पहला C3 साइकिल था, ठीक है, C4 भी आगे पढ़ेंगे, तो जिसको C4 को हम लोग हैचन स्लैक साइकिल बोलते हैं क्योंकि जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ना उसका नाम के ऊपर पड़ा। तो C3 साइकिल में देखा कि भैया इसमें जो पहला प्रोडक्ट बना था वो 3 कार्बन का था जिसका नाम था फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। तो अब इसमें यह देखा गया कि जब कार्बन फिक्सेशन हुआ तो पहला कौन सा एक्सेप्टर था जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके रिएक्शन को आगे बढ़ाया। ठीक है, कौन सा एग्जाम था। तो जब ढेर सारा डिस्कवरी हुआ तो इसमें यह देखा गया कि एक एंजाइम मिला जो कि 5 कार्बन का बना हुआ। ठीक है, और वो एक कीटोज शुगर है जिसका नाम है RUBP। ठीक है, तो RUBP जो है वो 5 कार्बन कीटोज शुगर का है। और वो क्या है कि वो RUBP पहला मॉलिक्यूल था जो कि माने कि प्राइमरी एक्सेप्टर था कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके पहला मॉलिक्यूल बनाया था 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक है, तो याद रखेंगे वो क्या था, RUBP। RUBP का फुल फॉर्म राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जो कि बाद में फिर जाके ये रूबिस्को बन जाता है। जब इसका कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन होगा RUBP का तो ये जाके रूबिस्को बन जाएगा। रूबिस्को ऐसा एंजाइम है जो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम। ठीक है, तो RUBP का बस इतना याद रखेंगे, 5 कार्बन का ये कीटोज शुगर है और RUBP का फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ से होता है शुरू केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल और बचे हुए जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे कि C3 C4 और फिर उसके बाद तो चैप्टर ख़त्म ही हो जाता है। तो ये सब क्या है वो हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हैं ये वीडियो जो है 37 मिनट की हो चुकी है। और क्या है, NCERT का मैं लाइन बाय लाइन कवर कर रहा हूँ, तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, करीब 20 पेज का ये चैप्टर है। अगर एक ही वीडियो में कोशिश करूँगा ना तो 2 से 3 घंटे का एक वीडियो बनेगा और आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाओगे, यार क्या इतना देर का बना रहा है। तो अब इसके आगे की वीडियो पे हम लोग ये मैंने जितने भी टॉपिक बचे हैं वो सब हम लोग डील करेंगे अपने आगे वाली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, आप लोगों को मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आ रहा हो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि आप लोग के कोचिंग और ट्यूशन के पैसे बचे। जो कोचिंग वाले इतने ज़्यादा पैसे जो आजकल लेने लगे, लूटने लगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये आप लोगों का बचे, आप लोगों को कहीं खर्चा नहीं करना पड़े और फ्री में यूट्यूब से एजुकेशन मिल जाए। चलिए अब मैं विदा लेना चाहूँगा और मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और याद दिलाना चाहूँगा, अगर अभी तक मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सब्सक्राइब करने से तो आप लोगों को कुछ लॉस नहीं है, मेरा बेनिफिट है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा यार कि हाँ बच्चों को मेरी बातें समझ नहीं आ रही है, लोगों को पसंद आ रहा है मेरा वीडियो, मुझे और बनाना चाहिए। तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्या, और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।